नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम हुनरबाज में। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर है। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट एपिसोड में वादी कश्मीर के बड़े जाने माने सिंगर थे जो कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री तक और इंटरनेशनल अपना फेम कमा चुके हैं, जिनके साथ हमने पिछले एपिसोड में बात की। मगर आज भी कश्मीर के हुनरबाजों को लेकर बात करें तो कह सकते हैं कि आज भी खूबसूरत सा दौर है जिसमें उन्होंने बाजी मारी है। खुसूसन देखा जाए तो वादी कश्मीर में इस वक्त चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपना एक बेंचमार्क जमा चुकी हैं। जबकि हम देखते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ राइटिंग्स, इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, और हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी खूबसूरत चीज़ें जिसे आजकल का यंगस्टर या आजकल का कश्मीर का हुनरबाज जिसे कहलाता है, यानी कह सकते हैं कि उनका टैलेंट, उनका स्किल इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर में उनको पहचान भी मिलने लगी है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लड़कियों को घर बिठाए, लड़कियों को ना पढ़ाए। लड़कियों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी जुड़ती हैं जिसे देखकर दिल थोड़ा सा मायूस ज़रूर होता है। मगर ज़माने के साथ साथ ज़माना आगे बढ़ा और वीमेंस एम्पावरमेंट है, और आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हैं, ख़ास तौर पर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सक्सेस हम कह सकते हैं, चाहे कोई भी मैदान हो उस पर उन्होंने बाजी मार ली है। इंजीनियरिंग का मैदान हो, डॉक्टर का मैदान हो, या कह सकते हैं कई सारी ऐसे शोबे या कई सारा ऐसा टैलेंट जिसमें उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा है। वादी कश्मीर की ही बात करेंगे तो आज हम जिस हुनरबाज से बात करने जा रहे हैं वो एक स्केच आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही खूबसूरत से स्केच बनाए थे। उसके बाद एक अच्छा खासा फेम भी मिला। फिर साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज़ हो या कह सकते हैं कि एक ओरिएटर या फिर डिबेटर, यानी हर एक खूबसूरत मैदान में उनकी बाजी, वो अपनी बाजी मारती हैं, अपनी एक पहचान छोड़ती हैं। तो आइए आपको तारुफ कराते हैं वादी कश्मीर की ही एक खूबसूरत लड़की ज़ैनब फयाज़ से। ज़ैनब फयाज़, आपका वेलकम है JK 24/7 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप दोनों का शुक्रिया, आपका और आपकी टीम का, कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ज़ैनब फयाज़ हमारे साथ है और आज हम ज़ैनब फयाज़ से जानेंगे ख़ास तौर पर आजकल के दौर की जो खूबसूरत बातें हैं लड़कियों को लेकर, जो कि हर एक मैदान में बाजी मार चुकी है। मगर ज़ैनब जब स्केचिंग करती थी, आर्ट के साथ जुड़ती थी, या कह सकते हैं कि एक ज़माना था कि ये इवेंट्स कोऑर्डिनेट करती थी, पहले बात कर लेते हैं उसी के बारे में। ज़ैनब, आपसे जानना चाहूँगा बचपन से पहले क्या शौक़ था आपका? मैं कह सकूँ कि स्कूल के दौर से ही मेरा स्केचिंग का बड़ा शौक़ था। मेरा पैशन स्केचिंग ही रहा है, आर्ट्स में ही मेरा इंटरेस्ट रहा है। और मैं जिस स्कूल से बिलोंग करती हूँ, जिस स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। मैं डॉक्टर AGMST स्कूल से पढ़ के आई हूँ, 10th तक मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है। तो हमारा वहाँ पर जो वो स्कूल है वही माना जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का के लिए। जो हमारी पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ ही जो हमारा क्या होता था कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो हमें बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व करते थे। स्केचिंग में हमारी डिबेट्स प्रोग्राम्स होते थे, हमारा जो बाकी सारी चीज़ें, आप सिंगिंग, म्यूज़िक, कुकिंग वगैरह सब कुछ होता था। तो हमारा स्कूल ज़्यादा उसी चीज़ के लिए माना जाता है। हम कह सकते हैं कि बचपन से ही ये सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ जुड़ी और सिलसिला आगे बढ़ा। अब स्केचिंग की अगर मैं बात करूं, हमने आपके बड़े खूबसूरत स्केच देखे हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि मार्वलस, जैसे विजुअल्स के ज़रिए भी इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स है, जो पूरे नेशनल हुकअप पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हुनरबाज, आप देख रहे होंगे साइड से कि साइड फ्रेम जो हमारा है प्रोग्राम का, उसमें कुछ पिक्चर्स भी दिखाई जा रही है, ख़ास तौर पर स्केचिंग जो है वो दिखाई जा रही है। स्केचिंग का शौक़ कैसे? स्केचिंग का शौक़ जी, पहले मैं कार्टून्स बनाती थी। आई यूजुअली यूज़ टू ड्रॉ कार्टून्स। मेरे फादर जो वालिद साहब है वो मेरी काफ़ी हेल्प करते थे। जो हमारा, मैंने कहा कि ड्राइंग प्रोग्राम्स होते थे, तो यूँ ही मैं कार्टून्स बनाने लगी। धीरे धीरे मैं मेरे प्रिंसिपल के पास जाने लगी, डॉक्टर AG मदहोश। वो जाने माने एक प्रोफेसर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सराहा, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इसमें। तो दे वर लाइक कि आप 10th कर लो, उसके बाद आप मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको आगे काफ़ी हेल्प करूँगा, लाइक दैट। तो धीरे धीरे मेरा 10th तक चलने लगा। आफ्टर दैट 10th के बाद ही जो कि काफ़ी करियर को लेकर काफ़ी लोग आ जाते हैं बीच में, फिर कि आप ये कर लो, ऐसा कर लो। तो मेरे को कहा गया कि स्केचिंग में कोई स्कोप नहीं है, यहाँ कोई, आप कश्मीर में हो, यहाँ कोई इसमें स्कोप नहीं है, आगे क्या करोगे, वो ये सब। तो आगे मतलब थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में आकर मैं फिर उससे दूर हो गई 10th के। चाहूँगा कि इतने खूबसूरत स्केच बनाने के बाद आपको दुनिया भर में एक अच्छी फेम मिली थी, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए
के आपको लोग कांटेक्ट करने लगे थे और आप लोगों की डिमांड पर स्केचेस बनाती थी, जबकि आज कंप्यूटर का ज़माना है, प्रिंटिंग का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन है। मैनुअली आप ये बताइए सबसे पहले कि ये स्केच वर्क जो है इसके बारे में, ये कितना खूबसूरत काम है और इसे सीखने के लिए कौन किन स्किल्स की ज़रूरत है, पैशनेट कितना होना चाहिए? सबसे पहले आपको बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज एब्रप्टली आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। देन आफ्टर दैट इसमें ना सब्र की बहुत ज़रूरत है। इंसान में सब्र होना चाहिए, बिकॉज कभी आप ड्रा करते करते ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, मुंह नाक टेढ़ी हो जाए तो इंसान गिव अप कर लेता है वहीं पे, तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। सो मैंने हमेशा से ही, क्योंकि पहले इंटरेस्ट होना चाहिए इंसान का, तो मेरा इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे इस तरीके से हाइप मिलती रही। फिर आफ्टर दैट जब कोविड हो गया, आई वॉज इन कॉलेज, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो कोविड हो गया तो हम घर पे बैठ गए सभी, तब दोबारा मैंने स्टार्ट किया। यानी ये भी कह सकते हैं कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चला और लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग सोच रहे थे करे तो करे क्या, तो आपने स्केच आर्ट को अपना लिया। मैं जानना ये चाहूँगा कि डिमांड्स और साथ साथ जो सिचुएशन रही स्केच को लेकर, देखिए हम देखते हैं जैसे आपने कहा कि इसमें कोई स्कोप नहीं था, आपने ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया या कैलीग्राफी जो है लोग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कोई इंस्पिरेशन आपकी फैमिली में या कोई ऐसे उस्ताद या कहीं से आपने ट्रेनिंग ली थी कि आप इतने खूबसूरत स्केच बनाने लगे? जी, ट्रेनिंग तो नहीं ली थी, बट जैसा कि मैंने कहा कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे को सपोर्टर्स काफ़ी रहे। मेरे वालिद ने मुझे हर टाइम हर किसी फील्ड में मुझे सपोर्ट किया। तो जो ही कोविड हो गया तो सब घर पे ही बैठे थे, रादर देन डिप्रेशन में चला जाता बंदा या और कुछ कर लेता, मैंने बस यूं ही एक बारी खेलते खेलते एक दोस्त को मैंने स्केच गिफ्ट कर दिया। तो मेरा ऑर्डर बेसिस पे कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं करूँ ऐसा, बस मैंने दोस्त को एज अ गिफ्ट वो कर दिया बर्थडे पे। आफ्टर दैट उसी दोस्त के थ्रू मुझे ऑर्डर्स आने लगे कि आप हमारा बनाए इस तरीके से। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक साइड से तो हुनरबाजी है, कश्मीर की हुनरबाजी में आप देखिए कि हमारे साथ ज़ैनब फयाज़ है, कई सारे और ऐसे बच्चे हैं जो कई सारा आर्ट जानते हैं, मगर पेरेंट्स के एंड से देखें तो काफ़ी कह सकते हैं कि डिप्रेशन के शिकार भी है। नहीं जी आपको डॉक्टर बनना है, नहीं जी आपको इंजीनियर बनना है, मगर ज़ैनब जो है वो अपने काम को प्रमोट कर रही थी और आगे भी बढ़ी। ज़ैनब, मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, किसी आर्टिस्ट को आपने फॉलो किया, जैसे कि पिकासो की बात करें या एम एफ हुसैन साहब हमारे जो हैं बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान के, किसी आर्टिस्ट को फॉलो किया? क्योंकि स्केच बनाना आम सी बात नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, और जहन में किसी चीज़ को लेकर आप ड्रॉ कर रहे हैं, इस चीज़ का मतलब खिताब आप किसे देंगे, किसको सबसे ज़्यादा सराहेंगे? इंटरनेशनल्स पे मैं किसी को खिताब नहीं दूंगी, मैं अपने कश्मीर से ही स्टार्ट करूंगी। हमारे कश्मीर में ही काफ़ी सारे रिनाउंड आर्टिस्ट्स हैं, जैसे आर्टिस्ट जाहिद फ़ारूक है और भी बाकी सारे हैं। तो बस उनको देख देख कर फिर मैंने सोचा मुझ में भी तो ऐसा पैशन था, तो जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे ऐसे गलती होती रही, बट मैं ड्रॉ करती रही। तो इसी तरीके से कोविड में फिर स्टार्ट हो गया, मुझे हाइप मिल गई, फिर मैंने अपना ही सोशल मीडिया यूज़ किया। मैंने बस एक दो स्केचेस पोस्ट किए, तो आफ्टर ऑर्डर्स वहीं से आने लगे मेरे को। भी चाहूँगा कि स्केच वर्क जो है, पेंसिल लेकर आप किसी शख्स का जो अक्स बनाते हैं उसके बाद उसे गिफ्ट करते हैं या उसे देते हैं, आपको लगता है कि इसके लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होना चाहिए, मेंटर्स होने चाहिए जो हमारे कश्मीर में नहीं? जी, वो चीज़ तो है, क्योंकि यहाँ पे आर्ट को जो उतना ना वैल्यू नहीं करते लोग, नहीं करते, और अगर करेंगे भी तो देखिए आर्ट वर्क ऐसा काम है जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है, पूरा वो इस पे सब्र होना चाहिए, इसमें मेहनत लगती है, इसमें वक्त लगता है, तो उसकी मतलब वैल्यू भी वैसी होनी चाहिए। तो अगर आर्टिस्ट आपको एक्स्ट्रा मतलब आपको मनी उस हिसाब से चार्ज कर रहा है, तो लोगों का ये है कि कुछ मुश्किल काम, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बनाना, हम भी बना सकते हैं, तो आप क्यों इतना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? एक साइड से देखिए तो ड्राइंग तो कर लेते हैं सारे, क्योंकि मुझे लगता है काइंड ऑफ दिस पिक्स आर्ट जिसे हम कह सकते हैं, स्केच, मुझे लगता है ये आम इंसान की बात नहीं है। जिस तरीके से हमारे व्यूवर्स भी आपके पिक्स वगैरह जो है, फोटोज़, तकरीबन कितने आप अभी तक जो है स्केचेस बना चुकी होंगी और किस आर्ट फॉर्म में आप इसको प्रोड्यूस करते हैं? जी, अभी तक मुझे लगता है मैंने ये काम 2 साल किया, कोविड के 2 साल किया, तो मैंने लगभग 50+ ऑर्डर्स बनाए होंगे। जी, तो मैं उसको मैं डीबी स्केच उसको एज अ प्रमोट करती हूँ, बिकॉज़ जो मैं स्केच बनाती हूँ इसमें लेस टाइम लगता है। बिकॉज़ मैंने आपको कहा कि मैंने मद्देनज़र रखा कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे लोग उतना भी एफर्ट नहीं कर सकते कि आपको मतलब उस आपके जो आर्ट है उसको उतना प्राइस टैग दे सके, ठीक है। तो मैंने एक ऑल्टरनेट सोचा, मैंने डीबी स्केच बनाना स्टार्ट कर दिया। लाइक उसमें कम टाइम लगता है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ शेडिंग, उसमें काफ़ी वो अच्छा लगता है और लोगों के लिए ईजी है उसको गिफ्ट करना। लाइक लोग थक गए हैं वो फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट करते करते, तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल रहे हैं, तो उन्होंने
वो बाई करना स्टार्ट आपको किया। लगा कि कभी कंपटीशन जो है, स्पेशली जब हम ऐप्स की बात करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को लेकर, वी हैव लॉट ऑफ खुमार है ऐप्स का। बटन प्रेस किया, स्केचेस हो जाते हैं, पिक्स आर्ट हो जाता है, लेआउट डिजाइनिंग हो जाती है। इन बिटवीन के हाथ से स्केच बनाया या किसी ने फोटोग्राफ को स्केच बना दिया, आपको लगा कि ये कंपटीशन है और मुझे अब ऐप्स के साथ कंपटीशन है और सोशल मीडिया के साथ कंपटीशन? जी, ये तो लगता ही है, हर एक आर्टिस्ट को लगता है, बट आप कभी भी देख ले, जो हाथ से बनाया हो स्केच हो, उसकी जो मैं कह सकूँ उसका जो नूर होता है वो अलग ही होता है, वो दूर से दिख ही जाता है। जी, तो मैं उन आर्टिस्ट को भी सलाम करती हूँ जो मतलब इतना अपना टाइम डाल के वो सब बनाते हैं, और मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहूँगी कि इन आर्टिस्ट को, हम जैसे आर्टिस्ट को सराहे। थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिलेगा तो, और अगर जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर ऐसे कोई वर्कशॉप खोले, तो मुझे लगता है यहाँ वैली में काफ़ी सारे आर्टिस्ट है। कैलीग्राफी तो यहाँ पे अब आम ही हो गई है, कितनी सारे टैलेंट्स है लोगों में। तो अगर इस स्केचिंग के इस पे बेसिस पे भी थोड़ा सा अगर वर्कशॉप वगैरह ध्यान दिया जाए, तो मतलब काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, वो भी उसको कर सकते हैं कंटिन्यू। प्रोग्राम आप हुनरबाज देख रहे हैं और हुनरबाज को लेकर बात करें, ज़ैनब फयाज़ मेरे साथ हैं और ज़ैनब फयाज़ से हम बात कर रहे हैं जी हाँ आर्ट को लेकर। जो कि कश्मीर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आर्ट लवर्स वादी कश्मीर में हैं, जबकि हम पेपर मैशी की बात करें जिसका एक इंटरनेशनल फेम है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाहे वो पश्मीना शॉल हो, कश्मीरी कालीन हो, इनफैक्ट अगर देखें तो हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ जो क्राफ्ट वर्क है हमारे कश्मीर का, इसे भी दुनिया भर में लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं। मगर जबकि ज़ैनब फयाज़ की बात चली है कश्मीर के हुनरबाज, तो आइए वो खूबसूरत से जो इनके स्केचेस हैं वो देख लेते हैं, एक खूबसूरत सा वीडियो देख लेते हैं, एक डेमो देख लेते हैं कि किस तरह की आर्ट फॉर्म जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बातें और भी करनी है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़ैनब फयाज़ से और प्रोग्राम है हुनरबाज, कश्मीर के हुनरबाज। एक साइड से लड़कियां शाना बशाना काम कर रही है, आपने देखा कि ज़ैनब फयाज़ अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है, कितना इम्पॉर्टेंटली काम को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। मगर दूसरे साइड से जबकि हम ज़ैनब से बात करेंगे, ज़ैनब एक अच्छी खासी डिबेटर भी है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती है। ज़ैनब, क्या कुछ ऐसी वजूहात है कश्मीर में, क्योंकि अक्सर बेशतर आप बात भी करती रहती है। सबसे पहले हम वीमेंस एम्पावरमेंट की बात करेंगे। जब लड़कियों का टाइम चल रहा है, औरतों का टाइम चल रहा है, डिप्रेशन के हवाले से देखें तो कई सारी लड़कियां शिकार हो गई है। अब आप देखिए, स्केच करना चाहती थी, आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या कुछ और, मगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियों को अक्सर बेशतर दबाया जाता है। वो अपने स्किल को प्रमोट करना चाहती है, टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर होता नहीं है। जी, अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो इट हैज़ केम वेरी फार नाउ। जो 10 साल पहले वुमेन थी, अभी वो नहीं है। अभी काफ़ी मतलब एम्पावरमेंट हो गई है और हो भी रही है। बेशतर चीज़ों को अगर देखा जाए तो हक तो हुकूक और मिल रहे हैं लड़कियों को। बट अगर अब हम दूर नज़र दें तो अभी भी ऐसे वजूहात हैं जहाँ पे लड़कियों की नहीं सुनी जाती। अभी वजूहात एक साइड से लड़कियों की नहीं सुनी जाती है। हम देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस हो रही है, या डाउरी को लेकर देखा जाए तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है लड़कियों को लेकर। साथ ही साथ देखें तो कुछ लड़की को अभी भी तंज किया जाता है, ट्रोलिंग हो जाती है, चाहे काम को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं लेट मैरिज का एक ही कॉज, सबसे बड़ा जो वजह है, वजूहात है, वो ये है कि जो सोसाइटी के निज़ाम है, जो सोसाइटी के जो बेसलेस रिचुअल्स है, यहाँ की जो कंपटीशन स्टार्ट हो गया, आप देखा देखिए तो लोग, जो हमारी सोसाइटी है, वो मुझे लगता है कि उसमें और जानवर में अब कोई फ़र्क नहीं है। कोई मतलब अल्लाह ताला ने उनमें जहन दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, बट वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। पूरा वो देखा देखी में चला जाता है। अगर अब हमारे पास कोई ऐसा तबका है जो फाइनेंशियली वेरी वेल है, तो वो शादी करते हैं, शादी में इतना सारा खर्च आते हैं, वो जो जो हमारा नीची तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वो उनके साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। एक साइड से अगर हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप स्केच आर्टिस्ट है, आप डिबेटर है, या अक्सर बेशतर सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर पार्टिसिपेट करती है, क्या कुछ वजूहात ऐसे कि अभी भी सोच ये है कि लड़कियों को घर बिठाओ, पढ़ाओ लिखाओ नहीं, जबकि हम बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप में भी टैलेंट है, आप भी कश्मीर के हुनरबाजों में एक। जी, तो अगर इसकी बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में ऐसी सोच है कि बेटी को घर बिठाओ, बेटी को ना पढ़ाओ। तो उसमें जो आती है नेगेटिव थिंकिंग आती है, जो हमारे जो अगर हम बाहर के मसाइल देखें कि ऐसा वैसा हो रहा है फलाना, तो उसको देखकर जो यहाँ के कुछ पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मतलब ऐसा बेटी ना जाए, बिल्कुल बेटी के साथ मतलब बाहर क्या हो जाए, तो डर लगा रहता है। हाँ, तो हम इसमें भी अब हम पेरेंट्स को मतलब वो नहीं करेंगे कि वो गलत है, उनकी
उनकी सोच भी कहीं ना कहीं तक। क्या अब ज़माने के साथ साथ सोच बदलनी है? जैसे हम देखेंगे कोई लड़की जो है फुटबॉल खेल रही है, कुछ पेरेंट्स हैं जो उसको मना करते हैं फुटबॉल खेलने से, कोई लड़की है जो आर्टिस्ट बनना चाहती है, वो कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए? देखिए, मैं कहूँगी अगर किसी में टैलेंट है, अगर कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर वो अपने इस्लाम की हद में रह के वो काम कर रही है, शी इज़ नॉट लाइक प्रूविंग हर सेल्फ इन अदर मैनर, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज़ है। तो पेरेंट को चाहिए कि इस चीज़ में सपोर्ट करे। सबसे बड़ी बात, अगर इस चीज़ में आगे करियर है तो पेरेंट्स को चाहिए कि So सपोर्ट how करें। personally you believe that you have a fantabulous support from your parents and जबकि हम देखते हैं कि एक साइड से आप जैसी जो है लड़की अब माशाल्लाह मतलब दीन को भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, एक अच्छा खासा नाम भी आपका है, कितना सपोर्ट आपको मिला? मुझे, मैं कहूँगी 110% सपोर्ट मिला मेरे फादर साहब से जी। तो मम्मा तो बीच बीच में कहती है लोगों को सुनकर, इसमें भी मैं सोसाइटी को ही दोष दूंगी कि फलाना क्या बोलेगा, फिस्ताना क्या बोलेगा कि बेटी मतलब स्केच बनाती है या बेटी सोशल मीडिया पे है या ऐसा। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम इस्लाम की हद में रह के कोई काम कर रहे हैं, हमारे से अगर 2 बंदे आगे, वो उनको हमसे मोटिवेशन मिलती है तो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। बट मेरी माँ की सोच खुद से गलत नहीं है या किसी औरत की सोच खुद से गलत नहीं है, बल्कि सोसाइटी ने उसको उस तरीके से बनाया है या सोचने पे मजबूर किया है कि अगर बेटी इस तरीके से चलेगी तो कल को रिश्ता नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो बेटी को होता है, बचपन से यही सुनाया जाता है कि आप ऐसे मत बैठो, कल को कोई लेगा नहीं, ऐसे मत चलो, कल को कोई करेगा नहीं। तो ज़्यादा यही सोचना पड़ता है लड़की को, पूरी ज़िंदगी इसी में चली जाती है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर के हुनरबाज JK 24/7 न्यूज़ पर। आज हमारी जो मेहमान है वो ज़ैनब फ़याज़ है। ज़ैनब फ़याज़ हमारे साथ है। ज़ैनब फ़याज़, अब आप ये बताइए कि इस वक्त आप कश्मीर में आर्ट फॉर्म को कहाँ देख रही हैं, किस सतह पर देख रही हैं? क्योंकि एक साइड से हर कोई डेवलप होना चाहता है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हम देखते हैं बेरोज़गारी का काफ़ी मामलात है, मगर इस आर्ट लेवल को लेकर जबकि हमारे पास एक अच्छा खासा टैलेंट है, आप इसको कहाँ देखती हैं ख़ास तौर पर लड़कियों में? मैं अभी तो लड़कियों में ये चीज़ मुझे लगता है इसको हाइप नहीं मिली है, अभी काफ़ी मतलब कम पे ही है ये। तो मैं चाहूँगी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि इनके लिए ना सेपरेट एक क्लासरूम, हर एक स्कूल में क्लासरूम शुरू किया जाए। जैसे कि हर एक पेरेंट का ऑब्जेक्शन रहता है, मतलब हर एक का नहीं रहता बट मिनिमम रहता है कि बॉयज़ गर्ल्स को एजुकेशन है तो सही नहीं रहता है, या कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं लड़कियों में जो वो बॉयज़ के सामने नहीं दिखला सकती, अगर एज़ पर हम दीन भी देखेंगे तो नहीं कर सकते। तो मेरा यही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे अलग से वर्कशॉप खोले जहाँ पे खाली लड़कियों के लिए काम हो, लड़कियों की स्किल्स डेवलप हो, जिससे उनका जो आगे रोज़गार भी बढ़े। बिकॉज अगर हम देखें हमारा टूरिज़्म काफ़ी अभी हाई पे है, राइट, तो वो जो स्केचेस वगैरह है उससे भी टूरिज़्म को हाई मिल सकती अभी है। आपने खुद प्लान किया कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन इंस्टीट्यूशन जिसमें आप खास तौर पे स्पेसिफिकली गर्ल्स को थोड़ा सा तालीम देगी, सिखाएगी, जो भी आपने आर्ट सीखा है? सोचा तो मैंने भी था कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे हम जिसमें हम खाली गर्ल्स को लेंगे, और वो भी उन गर्ल्स को जो काफ़ी मतलब जिनको फैमिली बैकग्राउंड से उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनको लेंगे, उनको सिखाएंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे। बट पहले मुझे लगता है मुझे खुद भी स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। जब मैं 100% खुद बन जाऊँ तब जाके मैं किसी को सिखा सकती हूँ। और अगर इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा ऐसा कुछ रहा भी तो मैं चाहूँगी उस फैमिली से वो लड़की आए जो फाइनेंशियली वेल नहीं है या जिनका वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हाई क्लासेस ज्वाइन कर सके, राइट, तो उनको मैं इंक्लूड करना चाहूँगी। जैसे एक तो आर्टिस्ट है स्केच आर्ट, और हम देखेंगे कि मेहंदी आर्टिस्ट आजकल लड़कियाँ कितना काम कर रही है, मतलब अच्छा खासा मेकअप आर्टिस्ट वो भी अच्छा खासा काम कर रही है। तो इसी तरीके से अगर ये स्किल क्लासेस स्टार्ट हो जाए, अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे वर्कशॉप्स ओपन करे, तो मुझे लगता है जो लड़कियाँ हैं उनको भी हाई। अब ज़ैनब फ़याज़, आप अक्सर बेशतर शादियों पर बात करती हैं, डाउरी पर बात करती है। देखा जाए तो लड़कियों को लेकर जो शादी करने के बाद उनके स्किल्स को दबाया जाता है, वो चाहती है कि शादी के बाद भी वो अपना वर्कशॉप कंटिन्यू करे, वो अपने काम को आगे रखे। क्या कुछ वजूहात होंगे आपको लगता है? क्या ये इन लॉज का प्रेशर रहेगा, सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, या कह सकते हैं कि शादी के बाद एक लड़की के सारे इरादे बदल जाते हैं काम पे? जी, मैं तो यही कहूँगी कि शादी के बाद इरादे नहीं बदलते, बट जो ये सोसाइटी का प्रेशर है ना लड़कियों पे ज़्यादातर, वो इंसान को मजबूर कर देता है कि वो ये सारी चीज़ें छोड़े। क्योंकि सोसाइटी ने एक ऐसा इमेज बनाया है ना लड़की का
कि अब लड़की की शादी होगी तो इसका जो काम है वो बस घर चलाना है, अपने सास ससुर को खिलाना है, तो उन्होंने ये इमेज बनाई हुई है। नहीं तो अगर हम दीन के लिहाज से देखेंगे तो जो हमारी बिजनेस वुमेन है, मैं कह सकूँ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका खुद का भी बिजनेस था। तो शादी के बाद अगर लड़की, चलिए उसको अपना शोहर जॉब नहीं करने देता बिकॉज वहाँ पे लड़के भी हो सकते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं है कि उसकी बीवी वहाँ पे जॉब करे, बट अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है तो बिज़नेस इस्लाम में भी जायज़ है कि लड़की कर सकती है अपना बिज़नेस हम लड़कियां कर सकती है, क्योंकि हमारी जो हम कह सके हमारी मोटिवेशन जो रही है वो भी खुद बिजनेस वुमेन। चाहूँगा कि क्या कुछ वजूहात है अभी भी, जबकि आप सोशल लेवल्स पर बात करती हैं तो डाउरी भी एक चीज़ है, तो आप डिबेटर हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या डाउरी जो है समाज से धीरे धीरे ख़त्म नहीं हो रहा है? देखिए आप काम भी कर रही है, सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रही है, स्केच आर्टिस्ट भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट दीन पर भी चल रही है, तो डाउरी को लेकर क्या कुछ ऐसे वजूहात है? क्या ये चेंज अभी भी सोसाइटी से बाहर नहीं जा रही है, या कह सकते हैं कि कन्फाइंड इसमें एक स्पेशल तबका है जो मजबूर करता है एक लड़की या लड़के को? जी, मैं तो कह सकूंगी कि ये जो अभी डाउरी है ना वो कहीं ना कहीं हद तक कम हो रही है, क्योंकि दीन अभी मतलब मैं कह सकूँगी दीन अभी सबको मालूम है, तो कम हो रही है डाउरी का जो ये प्रेशर है। बट अगर मैं दूसरे लिहाज से कहूँगी कि लड़की वालों के साइड से ही कुछ ऐसे लड़की वाले भी है जो लाइक अपना वो कहते हैं ना वो अपना रुतबा स्टेटस हाई रखने के लिए यहीं से लड़की को दे रहे हैं आजकल। वो मैं कहूँगी कि जो वो पिछले ज़माने में होता था, फ्रिज दिया जाता था, बाकी सारी चीज़ें दी जाती थी, आजकल वैसा नहीं होता है। चलिए, अच्छा दूसरे साइड से हम जैसे आपके आर्ट फॉर्म को लेकर ही बात करेंगे, आपको लगता है कि स्पेसिफिकली इस वक्त कश्मीर में इंस्टीट्यूशंस की कमी है, ख़ास तौर पे अगर हम देखेंगे जिसमें कैलीग्राफी हो, जिसमें स्केच आर्ट वर्क हो, जिसमें पेपर मैशी का काम हो, और उन लड़कियों को रोज़गार मिले जिनको ज़रूरत है, ख़ास तौर पर विद सब्सिडी गवर्नमेंट के एंड से रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट रहे, आपको लगता है कि इसकी कमी है? जी बिल्कुल कमी तो है, क्योंकि जितने भी मैंने अगर आर्टिस्ट की बात करूं, जितने भी मैंने कैलीग्राफिस्ट देखे हैं अभी तक, वो घर से ही काम कर रहे हैं। तो उनका जो है ये कोविड में ज़्यादा हाइप मिली है सब आर्टिस्ट को, उन्होंने अपना जो है उन्होंने हुनर देखा कि उनके अंदर क्या है, तो सब घर से ही काम कर रहे हैं। और कुछ एग्जीबिशंस भी लगे थे पिछली बार ही यहाँ पे जहलम के साइड से भी, तो अच्छी चीज़ है। बट मैं चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीबिशंस हो रहे हैं। ज़ैनब फयाज, आप सच बताना, आपने अभी तक इतना काम किया, आपको लगता है कि एक बड़े पैमाने पर अगर एग्जीबिशन होते, वर्कशॉप्स होते, तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट या नेशनल आर्टिस्ट को बुलाया जाता, हौसला अफजाई होती और आपके काम को आगे और प्रमोट किया जाता? जी, अगर मैं सच बोलूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस लेवल पे नहीं हो रहा है, उस लेवल पे बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर कर रहे हैं तो यहीं के छोटे मोटे जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके तौर से हो रहा है। लाइक मैं खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन में थी, तो हमने उसमें स्टार्ट किया था, हमने वो जो राजबाग ब्रिज है वहाँ पे बुलाया था सब आर्टिस्ट्स को, तो उन्होंने वहाँ पे काम किया था। बट वहाँ पे कौन थे? वहाँ पे हम कश्मीर के ही। ड्रग्स को लेकर आपको लगता है कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स करने से या इवेंट्स करने से ड्रग्स एब्यूज़ जो है ख़ास तौर पर ये ख़त्म हो जाएगा सोसाइटी में? क्योंकि आप डिबेटर भी है, बात भी करती रहती है, हम किस तरीके से इसको आगे ख़त्म कर सकते हैं, इसकी जड़ को किस तरीके से? क्योंकि देखा जाए, आपको लगता है कि लड़कियां भी अब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई हैं काफ़ी? जी बिल्कुल, तो मैं कहूँगी उन लोगों से जो ये ड्रग्स के नाम पे जो इवेंट्स करते हैं ना, वो बिल्कुल यूज़लेस है। बिकॉज मैंने खुद भी इतने सारे इवेंट्स ज्वाइन किए हैं, मैं खुद चाहती थी वहाँ पे बात करें, बट वहाँ पे खाली 10 मिनट का जो टॉपिक होता था वो ड्रग्स पे होता था। आफ्टर दैट वहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग होता था, जो बिल्कुल अलग है, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मेरा फिर इन चीज़ों से मन उड़ गया, तो मैं वहाँ जाना मैंने स्टॉप कर दिया, बिकॉज इट्स यूजलेस। अगर आप यहाँ ड्रग्स के लिए आए हो तो ये सिंगिंग डांसिंग व्हाट इज दिस? So how personally you believe that we have a fantastic talent here, और जिसे सराहने की ज़रूरत है, जिस स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, और बड़े और नए नए हुनरबाज कश्मीर से निकले, आप जैसे हुनरबाज निकले? जी, तो इसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगी एक बड़े पैमाने पे एक एग्जीबिशन हो यहाँ पे, जहाँ पे इंटरनेशनल से जो आर्टिस्ट है वगैरह वो यहाँ आए, और यहाँ के जो ये कलाकार हैं उनको थोड़ा हाइप मिले यहाँ पे। तो और लड़कियों को तो ज़्यादा ही मुझे लगता है काफ़ी टैलेंट है लड़कियों में, बट जो ये ऑपरेशन है मैं कह सकूँ इसने दबा के रखा है, सोसाइटी के प्रेशर ने दबा के रखा है। तो मैं चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप उठाए, बाकी बाहर से। बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग गुड स्टेप्स, और आपको लगता है कि कश्मीर में इग्नोर किया जा रहा है? बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ तो दूसरे ही मसाइल चल रहे हैं जिनका मतलब कश्मीर से लेना देना ही नहीं है, यहाँ के मसाइल डिस्कस ही नहीं हो रहे। आपको अगर मौका मिले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपने स्केच आर्ट को प्रमोट करना, सो यू आर रेडी?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, मतलब ऐसा मौका फिर दोबारा ज़िंदगी में मिले ना मिले, तो अगर एक बार ही मिल जाता है तो मैं तो ज़रूर जाऊंगी। और जो ही आपने कहा कि ड्रग्स की बात, आपने ड्रग्स की बात अभी छेड़ी थी, तो मैं बताऊंगी कि ड्रग्स देखिए ऐसे ख़त्म नहीं होता। आप फलाने को पकड़ते हो, उसने ड्रग्स सेल किए तो उसको पकड़ते हो, जब तक जो इसकी है, जो पीछे से इंडस्ट्री है जो ड्रग्स बनाते हैं, उनको बंद करो। चलिए ज़ैनब फयाज़, हुनरबाज में आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने हमारे कॉल का वेलकम किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात करेंगी, क्योंकि आप अक्सर बेशतर सोशल एक्टिविटीज़ पर काम करती है, अपने आर्ट फॉर्म को भी आप आगे पहुंचा रही है और साथ ही साथ दीन पर भी चल रही है। आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मेरी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई बात सुने। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे और मुलाकात होगी और एक प्रोग्राम में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, ये थे मेरे आज के मेहमान और कश्मीर के हुनरबाज, और कश्मीर के हुनरबाज के साथ साथ वादी कश्मीर का अनगिनत टैलेंट, एक ज़बरदस्त पैशन। ज़ैनब फयाज़ की बात करें तो ज़ैनब फयाज़ जो है आर्ट फॉर्म लवर भी है, साथ ही साथ आपने देखा कि एक नेशनल डिबेटर भी है और कोशिश करती रहती है कि सही दिशा में सही काम हो और उस काम की जी हाँ हौसला अफजाई की जाए। इन बिटवीन आपने ये भी देखा हमने इनके काम को लेकर जो स्केच फॉर्म है, कमाल का स्केच फॉर्म है, कमाल की हुनरबाजी है, और साथ ही साथ कई सारे फैंस इनके हो चुके हैं, कई सारे ख़रीदार ख़ास तौर पर स्केचेस को लेकर जो है इनके पास पहुँचते हैं, वो भी इनके दीवाने बन चुके हैं इनके काम को लेकर, हमें उम्मीद है। और साथ ही साथ ये भी आपने देखा कि एक पॉजिटिव वाइब, एक ज़बरदस्त वाइब कि लड़की को ज़माने के साथ साथ आगे बढ़ाना है, ज़माने के साथ साथ आगे चलाना है। यानी ये वो ज़माना नहीं कि अब आप लड़कियों को घर बिठाए, उनके सपने, उनके इरादे, उनके हौसले टूट जाए। अब देखिए ज़ैनब फयाज़ इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, लाइक दीन की राह पर भी चल रही है, काम भी कर रही है, नाम भी कमा रही है, और साथ ही साथ समाज में जो बुराइयां हैं उस पर भी बात कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आपने ये गुफ्तगू आज ज़रूर पसंद फरमाई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होंगे, किसी और नए मेहमान को दावत देंगे। प्रोग्राम रहेगा कश्मीर के हुनरबाज। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को। बने रहिए, देखते रहिए JK24/7 न्यूज़। खुदा हाफिज़।